नमस्कार, मैं हूं ललित जैन और आप देख रहे हैं एकता समाचार की खास सीरीज चुनावी विश्लेषण। चुनावी दौर चल रहा है, दीपावली का मौसम चल रहा है। सब उम्मीदवार दीपावली के बहाने वोटरों को लुभाने के लिए जनसंपर्क भी कर रहे हैं। अभी तक सभी पार्टियों के उम्मीदवार देखे जा रहे हैं, गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले कार्यकर्ताओं की, आमजन की बैठकें लेकर अपने पक्ष में समर्थन मांग रहे हैं। अब तक जो प्रचार प्रसार हो रहा है और मीडिया में जो खबरें आ रही है और जो आम जन से मिलकर जिस प्रकार का फीडबैक आ रहा है, तो क्या स्थिति, क्या करवट ले रही है चुनाव की? अब देखिए, चूँकि अभी कल ही दिवाली गई है, सभी क्षेत्रवासियों को पहले तो मेरी ओर से दीपावली की शुभकामनाएं। एकता समाचार की ओर से भी सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं। अब चुनाव अभियान जो है परसों से जोर पकड़ेगा। कांग्रेस प्रियंका गांधी की सभा की तैयारी में जुट गई है। सागवाड़ा में प्रियंका की सभा है, सुनने में आ रहा है। और इधर सागवाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा कराने पर भी बीजेपी विचार कर रही है। जहां प्रियंका जी की सभा होगी वहीं मोदी जी सभा लेंगे, ऐसी जानकारी आई है। तो दोनों ही जो दल हैं, कांग्रेस और बीजेपी, वो अपने दोनों बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में उतार कर वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित करने का काम कर रही है। हालांकि चाहे दीपावली का त्यौहार भी था, लेकिन दोनों ही दलों के नेताओं ने प्रत्याशियों के साथ शहर में और गांव में प्रचार अभियान जोर पे रखा है। इधर बाप की भी बात करें तो समाज स्तर पर वो भी अंदरूनी जो अंडर करंट, जिसको आजकल एक राजनीति में एक नया शब्द आया अंडर करंट, तो बाप अंडर करंट वाला बाप में वो काम चल रहा है। और मेरा ये मानना है कि चूँकि सागवाड़ा में यदि पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो राहुल गांधी की सभा हुई थी इसी कॉलेज मैदान में। इससे पहले सोनिया जी भी कांग्रेस के लिए सभा कर चुकी है। वैसे बेणेश्वर धाम और मानगढ़ धाम ये तो रहे हैं बड़े नेताओं के चुनावी सभाओं के मुख्य केंद्र बिंदु। लेकिन अब चूँकि ये जैसे जैसे चुनाव का दौर नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे बड़े नेता जो स्टार प्रचारक जो बोलते हैं, दोनों ही पार्टियों के स्टार प्रचारकों की धूम अब इस क्षेत्र में शुरू हो जाएगी। सुनने में आ रहा है कि डूंगरपुर में कहीं, डूंगर बांसवाड़ा में कहीं योगी की भी सभा होगी और भी दूसरे बीजेपी के बड़े नेता आएंगे। इधर कांग्रेस की ओर से भी कुछ बड़े नेताओं के नाम सुनने में आ रहे हैं, वो जो धीरे धीरे यहाँ प्रचार अभियान में जुटेंगे। तो मेरा मानना है कल नया साल है, तो नए साल के बाद ये जो चुनाव अभियान है वो और गति पकड़ेगा और जोर पकड़ेगा और प्रत्याशी लोगों के बीच में जाकर अपने लिए जन समर्थन मांगेंगे। जहाँ तक पिछले चुनाव पर अपन नज़र डालें तो दोनों बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के हाथों आदिवासी वोट खिसका है। क्या बड़े नेताओं को यहाँ सभा करवा कर आदिवासी वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही इन पार्टियों की? हाँ, वही है। देखिए, आदिवासी वोट बैंक खिसका भी है, पर यदि हम पिछले चुनाव परिणाम पर नज़र दौड़ाएं तो यहाँ जो भी हमने बीटीपी थी तब, अब बाप के लोग हैं, बाप है, तो वो पहले स्थान पे रही थी, बीजेपी दूसरे स्थान पे रही थी और कांग्रेस तीसरे स्थान पे रही थी। इसके बाद भी कांग्रेस 41,000 वोट लाई थी, बीजेपी भी इससे ज़्यादा वोट लाई थी और जीत का अंतर 5,000 के आसपास था। तो कहीं ना कहीं अभी भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खिसक गया है, अभी भी आदिवासी वोट बैंक इन दोनों पार्टियों के साथ है। उसको साथ कैसे रखा जाए, मतलब ये है कि जो कांग्रेस को तब 40,000 वोट मिला, वो इस बार कितना मिलेगा, बीजेपी को तब जो आदिवासी समाज का वोट मिला वो इस बार कितना मिलेगा, मतलब वो उसको रख पाते हैं अपने साथ या नहीं, यही है। इसीलिए यहाँ मोदी जी और प्रियंका जी की सभाएं कराई जा रही हैं। मोदी जी की सभा, मतलब बीजेपी में देखिए, यदि मोदी जी और प्रियंका जी आएंगे तो ना सिर्फ वोटर्स को लुभाने का प्रयास किया जाएगा, कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ेगा। ये सभा एक्चुअली कार्यकर्ताओं के लिए होती है। कार्यकर्ताओं में यदि कोई निराशा होती है तो वो उत्साहित हो जाता है कि नहीं, हमारे बड़े नेता हैं, वो हमको कह गए कि ये जिताना है, इनको जिताना है, हमारे प्रत्याशियों को जिताना है। तो कार्यकर्ताओं में इससे उत्साह बढ़ता है और एक क्षेत्र में माहौल बनता है कि नहीं देखिए इस पार्टी की इतनी भीड़। अब यही है कि बीजेपी कितनी भीड़ जुटा पाती है और कांग्रेस कितनी भीड़ जुटा पाती है, ये देखने वाली बात होगी। अभी सरकार, कांग्रेस की सरकार राजस्थान में है और अपन ने देखा कि पिछले कुछ महीनों पहले जहाँ वागड़ क्षेत्र में देखो या पूरे राजस्थान को मैं जैन समाज के वोट, पाटीदार समाज के वोट और ब्राह्मण समाज को लुभाने के लिए विप्र बोर्ड का गठन हुआ, श्रवण संस्कृति का बोर्ड का गठन हुआ और सरदार पटेल बोर्ड का गठन हुआ। तो क्या इस गठन से इस वागड़ क्षेत्र में
सामान्य वर्ग का वोट या ओबीसी वोट कांग्रेस को जाता दिखेगा या इसका लाभ कुछ हो पाएगा? देखिए, सामान्य और ओबीसी एक ट्रेडिशनल वोट है ना। जो कांग्रेस का है वो कांग्रेस का है और जो बीजेपी का है वो बीजेपी का है। उसको आप ना जनसभाओं से परिवर्तित कर सकते हैं ना किसी और चीज़ से परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि पिछली सरकार ने ये तमाम बोर्ड गठन करके इन वोटर्स को लुभाने का प्रयास किया। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो विप्र बोर्ड का जो गठन किया था तो उनके जो अध्यक्ष है उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया, कोई नाराज़गी थी। उसके बाद जैन श्रवण बोर्ड का भी गठन किया गया, पाटीदार समाज की मांग को भी पूरा किया गया। अब ये तो इसका कितना असर है वो तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे। लेकिन मैं जहाँ तक मानता हूँ कि जो जनरल ओबीसी जो है वो ट्रेडिशनल वोट है बीजेपी कांग्रेस का। जो बीजेपी का है वो बीजेपी को जाएगा और जो कांग्रेस का है वो कांग्रेस को जाएगा। पिछले चुनाव में भी नज़र डाले तो बड़े नेताओं की यहाँ पे रैलियाँ हुई थी, तो दोनों पार्टियों में इस रैलियों का क्या असर रहा था? मैं वही कह रहा हूँ ना कि पिछले चुनाव में राहुल गांधी जी आए थे, सागवाड़ा में सभा हुई थी, तो डूंगरपुर ज़िले में एकमात्र गणेश गोगरा जी वाली सीट आई थी। वैसे उनके भारतीय जनता पार्टी से भी बड़े नेता आए थे, तो एकमात्र आसपुर सीट आई थी। तो बड़े नेता, मैं फिर कह रहा हूँ, बड़े नेता जो आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते हैं और माहौल बनाते हैं। जीत जो है वो तो स्थानीय जो प्रत्याशी है और उसका चेहरा और पार्टी की मजबूती, संगठनात्मक मजबूती और मुद्दे यही तय कर पाते हैं। जितने भी बड़े नेता जो भी चुनावी सभाएं लेते हैं वो सिर्फ माहौल बनाते हैं अपने पार्टी और प्रत्याशियों के लिए। जहाँ पर देखा जाए तो कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवार जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं उसका काफ़ी कुछ स्थिति सोशल मीडिया के ऊपर देखने को मिल रही है, लेकिन बीएपी और बीटीपी का कोई भी सोशल मीडिया पे ऐसा मूवमेंट ज़्यादातर अपने को भी देखने को नहीं मिल पा रहा है। न ही मीडिया से भी उन्होंने दूरियां बना रखी है, इस तरह से हैं। तो क्या अंडर करंट ऐसा काम चल रहा है बीएपी का या बीटीपी का? देखिए, राजनीति में मैं अभी नया शब्द सुन रहा हूँ, अंडर करंट। तो ये पिछली बार भी जब हम चुनाव प्रचार को देख रहे थे तो बीटीपी जब थी तब इतना मीडिया से वो उनकी इतनी नज़दीकी नहीं थी, वो दूरी रखते हैं, आमतौर पे दूरी ही रखते हैं। अभी भी यही है कि वो मीडिया के इतने करीब नहीं जाते। हालांकि मैं राजकुमार जी का तो फॉलो करता हूं, तो उनका इंस्टाग्राम पे वगैरह पे, फेसबुक पे वो उनका दिख जाता है प्रचार प्रसार अभियान। हाल ही में अभी उन्होंने अपना घोषणा पत्र भी डूंगरपुर में प्रेस वार्ता करके जारी किया है, जिसमें राजकुमार जी थे। और यहाँ मैं वह सबसे बड़ी बात वही कह रहा हूँ कि यहाँ बाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मतलब पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ चुनावी मैदान में है। तो उस अनुरूप बाप की जो तैयारियां हैं वो हो सकता है अंदर उनके स्तर पे, पार्टी स्तर पे, उनके संगठन स्तर पे हो रही होंगी, लेकिन बाहरी तौर पर इतना अभी दिख नहीं रहा है। जो आप जो सही कह रहे हैं कि जो सोशल मीडिया पे जितना बीजेपी कांग्रेस का दिख जाता है उतना दिख नहीं पा रहा है। जैसे दीपावली का मौसम चल रहा है, दीपावली चल रही है, दीपावली मनाने के लिए वागड़ क्षेत्र से, गुजरात और महाराष्ट्र से लोग यहाँ आए हुए हैं। तो कहाँ लगता है ये लोग मतदान कर जाएंगे? ऐसी ये प्रयास पार्टियों के द्वारा किए जा रहे थे, कहाँ तक सफल होंगे उनका मतदान? यहाँ देखिए, जो गुजरात में हमारे यहाँ के जो लेबर जारी है बड़े पैमाने पे, जो यहाँ गुजरात से या जो श्रमिक पलायन करता है, ये एक तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है क्षेत्र का कि इंडस्ट्री डेवलपमेंट यहाँ किसी भी दल ने अभी तक नहीं करवाया। और इसका कारण ये रहा कि हमारे यहाँ की लेबर ही नहीं, मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति भी गुजरात नौकरियों के लिए, बड़ी नौकरियों के लिए गुजरात महाराष्ट्र पर ही निर्भर है। और आप देखिए, मैं तो उन वोटर को, जो बड़े स्तर पे जो वोटर हैं, उनको लुभाने में बाप पार्टी आगे रही है। कांग्रेस बीजेपी कहीं न कहीं इसमें पीछे इसलिए रह गए कि चुनाव से पहले 2 महीने पहले राजकुमार जी ने और इन लोगों ने वहाँ अहमदाबाद में बड़ी सभाएं की हैं। तो कहीं न कहीं उन पर ये था, इन पर रहा। और अभी भी जो अंदर चल रहा है कि आप यहाँ आए हैं तो कम से कम वोट करके ही जाएं, या उनको लाने का प्रयास किया जाएगा वोटिंग के दिन। तो वो लोग, उन लोगों ने वहाँ सभा करके अपनी बातों को उनके सामने रख दिया है, अपनी बातें मनवाने का प्रयास भी उनकी तरफ से किया जा रहा है। अब उसमें कांग्रेस बीजेपी किस स्तर की रणनीति बनाते हैं वो तो समय बताएगा। वागड़ की 9 सीटें हैं, वागड़ क्षेत्र में अपने एसटी आरक्षित सीटें हैं, और हर सीट पे 25 से 30 हज़ार वोट हर 5 साल चुनाव के बाद बढ़ोतरी होती है। और वो युवा मतदाता होते हैं। युवा मतदाता का रुख जिस ओर जाता है उस पार्टी को बढ़त मिलती है।
क्या मानते हैं जो बड़ा हुआ युवा मतदाता है और क्या रहेगा उसका रुख इस समय? देखिए, युवाओं को लुभाने के लिए सभी पार्टियां प्रयास कर रही हैं। कांग्रेस भी अपने स्तर पे प्रयास कर रही है, बीजेपी भी अपने स्तर पे प्रयास कर रही है। लेकिन युवा और युवाओं का अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। लेकिन मैंने अपने पिछले इंटरव्यू में भी कहा था कि यहाँ मुद्दे गौण होते हैं। यहाँ वागड़ में यदि मुद्दे इतने ही हावी होते तो इंडस्ट्री डेवलपमेंट, सड़कों का जाल, हाईवे का डेवलपमेंट हम देखने को मिलता है। यहाँ पेपर लीक जैसा प्रकरण जो है आरपीएससी सदस्य बाबूलाल जी कटारा यहाँ डूंगरपुर जिले से है, लेकिन यहाँ इतना कोई उबाल आपको नहीं देखने मिला होगा कि पेपर लीक प्रकरण को लेकर यहाँ कोई युवाओं ने कोई आंदोलन कर दिया होगा। अब युवाओं को कैसे ये लुभा पाते हैं या युवा किन मुद्दों पर इन पार्टियों का समर्थन कर देते हैं, हालांकि मुझे जो लगता है कि जो आदिवासी युवाओं की बात करूं मैं, तो वो कहीं ना कहीं उनका रुख बाप की ओर मैं ज़्यादा देखता हूं। अपने पिछले पंचायती राज चुनाव में बात करें तो हर समय हर जगह चर्चा दिख रही थी कि बीटीपीएफ कमज़ोर हुई है, बीटीपीएफ कमज़ोर हुई है, आदिवासी परिवार अभी क्षेत्र में कमज़ोर हुआ है। पर जब पंचायती राज चुनाव का रिजल्ट जब देखा गया तो जिला परिषद सीटें देखें या पंचायती राज सीटें देखें तो ये स्थिति पैदा हो गई कि भाजपा और कांग्रेस को एक होना पड़ा। तो क्या अब वापस ये हो जा रहा है कि बीटीपी और बाप दो पार्ट हुए हैं, तो क्या इससे वापस कमज़ोर हुई? देखिए, तब तो बीटीपी कमज़ोर हुई, वो क्यों कह रहे थे वो मुझे भी नहीं मालूम। मैंने तो तब ये कहा था कि भाई बीटीपी जो है, आदिवासी परिवार जो है, वो अब भी मजबूत है। लेकिन इस बार मैं जो देख रहा हूँ कि आदिवासी परिवार कहें जो पहले बीटीपी और अब बाप के रूप में मैदान में है, तो इनमें कहीं न कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षाएँ बड़ी हैं। कहीं न कहीं आप देखिए, इनमें भी सागवाड़ा हो, आसपुर हो, डूंगरपुर हो, या सिर्फ 84 की बात छोड़ दे तो सभी जगह पर उम्मीदवार इनके भी थे कि हमको भी टिकट चाहिए। यहाँ से तो देखिए जो मतलब आसपुर और सिमलवाड़ा 84 में तो उन्हीं को वापस टिकट दे दिया जिनको पहले दिया था। यहाँ जो विधायक थे उनका टिकट बदला गया, लेकिन यहाँ भी दूसरे कई ऐसे प्रत्याशी थे बाप से जो टिकट की मांग कर रहे थे। तो इनमें भी अब राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बढ़ी और अभी इनमें दो पार्टियाँ देखी गई, अब बीटीपी भी आ गई और बाप भी आ गई। हो सकता है अगले चुनाव तक आते आते तीसरी पार्टी आ जाए। तो चूँकि राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो है और यहाँ रिजर्व सीट खड़ा आदिवासी भाई को ही होना है, तो इनमें भी अब बढ़ेगा संघर्ष। तो कहीं ना कहीं अब मुझे ये लग रहा है कि इससे वोट बैंक टूटेगा जो आदिवासी, क्योंकि आदिवासी वोट बैंक जो देखो, बीजेपी को भी आदिवासी वोट बैंक है, कांग्रेस का भी अपना आदिवासी वोट बैंक है, बीटीपी का भी अपना आदिवासी वोट होगा और बाप का भी अपना आदिवासी वोट बैंक होगा। तो अब ये देखना है इसमें, क्योंकि इससे बाप कहीं ना कहीं कमज़ोर तो होगी, क्योंकि वो तो वही उनका ही वोट टूटा है। तो अब इसका फ़ायदा बीजेपी कितना उठा सकती है, कांग्रेस कितना उठा सकती है, ये तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे। लेकिन अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो महत्वाकांक्षाएं जो बढ़ रही हैं और दो पार्टियां हुई, अब भविष्य में हो सकती है तीसरी पार्टी हो जाए, तो कमज़ोरी तो होगी अब इनमें। सभी पार्टियों के उम्मीदवार अपने अपने प्रयास कर रहे हैं, सब अपने अपने तरीके से क्षेत्र में जाकर जनता से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। अब 25 तारीख को मतदान होगा और 3 तारीख को ही पता चल पाएगा कि किसकी और मतदान हुआ और कौन सरकार बना पाता है, कौन, यही आगे 3 तारीख को देखा जा सकता है। ललित जैन, एकता समाचार।